जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी हम लोग पीएनएस पढ़ रहे हैं, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों की परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे हुआ है। तो वे 3 तंत्रिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। कौन? स्पाइनल, क्रेनियल और विसरल नर्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं कपालीय, मेरु और आंत तंत्रिका। ठीक है, तो हमने 2 तंत्रिकाओं के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। कौन कौन से? तो कपालीय और मेरु तंत्रिका। अब पढ़ेंगे हम लोग आंत तंत्रिका के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कहता है। कहता है कि ये तंत्रिका जो है अधिकतर मेरुरज्जु से निकलती है। अधिकतर कहाँ से निकलती है? मेरुरज्जु से निकलती है। लेकिन कुछ तंत्रिका और होती है जो कि कहाँ से निकलती है? तो हमारे मस्तिष्क से निकलती है। ऐसी कुछ और भी तंत्रिका होती हैं जो हमारी मस्तिष्क से निकलती है। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारे शरीर में तंत्रिका है उनका कोई ना कोई कार्य होता है, किसी से जुड़े होते हैं। तो देखिए, ये तंत्रिका कहाँ से जुड़ी हुई होती है? ये तंत्रिका हमारे शरीर के आंतरिक ऑर्गन जो होती है, आंतरिक अंग जो होती है, उनसे जुड़ी हुई होती है। देखिए, शरीर के आंतरिक अंगों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और क्या बात है कि इनके पास भी 2 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। कौन कौन? तो एक संवेदी और एक प्रेरक न्यूरॉन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो एक हो गया संवेदी न्यूरॉन और एक हो गया प्रेरक न्यूरॉन। अब ये क्या करते हैं? तो सेंसरी न्यूरॉन मैंने बताया, उसमें भी सबके पास 2-2 न्यूरॉन होते हैं। इनके पास भी जैसा कि है। ठीक है, तो ये क्या कार्य करते हैं? तो एक क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ से कोई स्टिमुली ले गया, यहाँ से कोई उद्दीपन जो मैसेज के रूप में ले जाता है। ठीक है, सीएनएस के पार, यानी कि हमारा जो ब्रेन और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके पास इन्फॉर्मेशन को ले जाता है एक सेंसरी यानी कि संवेदी न्यूरॉन। और दूसरा क्या करता है, जो वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है हमारे मैसेजों को, ठीक है, जो हमारी हमारी क्रियाओं को, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है, उसका कोई हल निकलता है। और उसी हल को क्या होता है कि हमारे मोटर न्यूरॉन कैरी करके हमारे हाथों तक या किसी ऑर्गन तक, किसी खास ऑर्गन तक हमारे बॉडी के वहाँ पर लाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रतिक्रिया कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो समझ गए इसको? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि आंतरिक ऑर्गन, मैंने बात किया कि आंतरिक ऑर्गन जुड़े होते हैं। तो आंतरिक ऑर्गन है कौन? तो देखिए, हृदय, ठीक, अमाशय, फेफड़ा, यह सब आदि। ठीक है, तो ये सब आंतरिक ऑर्गन है जहाँ पर क्या होती है, ये हमारी जो तंत्रियाँ निकलती हैं मेरु से और मेरुरज्जु से और जो मस्तिष्क से, ये सब जुड़ी हुई होती है वहाँ तक। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया। एक्चुअली प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है? आप लोग पिछले क्लास में कई बार सुने होंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन उसके बारे में सही से समझ नहीं पाए होंगे। मैंने समझाने का वहाँ पर कोशिश किया था, लेकिन डिटेल में मैंने समझाया नहीं था। उसको बोला था कि मैंने अगले वीडियो में उसको मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा। तो आज ही का दिन वो है जब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, वो भी पूरा डिटेल में। तो आइए देखते हैं, कम ऑन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वैसी क्रिया जो अचानक एवं तीव्र गति से हम किसी उद्दीपन के प्रति करते हैं। ठीक है, उद्दीपन क्या हो सकता है? स्टिमुली क्या हो सकता है? आप जानते होंगे ऑफकोर्स कि मैंने आप लोगों को बताया है। उद्दीपन स्टिमुली, वो ऊष्मा हो सकती है, वो डर हो सकता है, वो प्रकाश हो सकता है, वो ठंडा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब उद्दीपन हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, तो उसके प्रति जो हम लोग तेज या अचानक प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक, और ये क्रिया जो अधिकतर होती है अनैच्छिक रूप से होती है, इसलिए इसको अनैच्छिक के अंतर्गत ही परिभाषित किया जाता है। लेकिन ये प्रतिवर्ती क्रिया 2 तरह से हो सकती है। कैसे? तो एक होती है ब्रेन के द्वारा हो सकती है, और एक हो सकती है हमारे मेरुरज्जु के द्वारा। ठीक है, यानी कि एक ब्रेन यानी कि मस्तिष्क द्वारा और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए, यदि जो प्रतिक्रिया हमारे मस्तिष्क के द्वारा होगी, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्रमस्तिष्क प्रतिक्रिया। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम प्रमस्तिष्क प्रतिक्रिया। लेकिन जो क्रिया हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होगी, उसको बोलेंगे मेरुरज्जु प्रतिक्रिया, यानी कि स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलेंगे। इसको तो बोलेंगे ब्रेन रिफ्लेक्सेस, ठीक है, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ध्यान समझिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, इसको बोलेंगे हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसको सेरिब्रल और इसको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रतिक्रिया होती हैं। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया की एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो ये हो सकता है। देखिए, गर्म वस्तु को छूना, पलक का झपकना, खांसना, छींकना, जम्भाई लेना या वोमिटिंग करना, यानी कि
उल्टी करना। तो ये सब क्या होती है, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ठीक है, जिसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, गर्म वस्तु को छूना, ठीक है। तो हम लोग गर्म वस्तु को छू लिए, सपोज दैट कि ये गर्म वस्तु है, इसको मैंने छू लिया, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं अचानक इस वस्तु को छू लिया, मैं नहीं जानता था कि ये गर्म वस्तु है, सपोज दैट कहीं पर रखी हुई है, मैंने इसको छू लिया, तो क्या करूँगा, जेन्युइन सी बात है कि मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे, ठीक है, इसको छोड़ दूंगा, ठीक, क्योंकि ये गर्म है और वो जो एक्शन होगी हमारे द्वारा वो बहुत तेज़ी से एवं अचानक होगी, क्योंकि वो गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। इस प्रकार से तो जो एक्शन हमने किया वो क्या किया, प्रतिवर्ती क्रिया किया। और कैसे किया, तो अचानक एवं तीव्र गति से किया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, और ये भी बताता हूँ कि ये जो क्रिया हुआ किसके द्वारा हुआ, तो हमारे मेरुरज्जु के द्वारा हुआ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस प्रतिक्रिया को क्या बोलेंगे, तो रिफ्लेक्स, सॉरी, इस प्रतिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्योंकि ये स्पाइनल के द्वारा हुआ। स्पाइनल की जो तंत्रिका होती है, ठीक है, वो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई होती है, ऊपर मस्तिष्क तक नहीं गई होती है, ध्यान रखिएगा, मैंने पढ़ाया अभी तुरंत इसके पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो जो हमारे स्पाइनल की तंत्रिका होती है हमारे पूरे शरीर में फैली होती है, केवल सिर को छोड़ा के, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने अभी प्रतिक्रिया बताई है आप लोग को एग्जाम्पल की, जो मैंने गर्म वस्तु को छुआ उसको छोड़ दिया, तो जो प्रतिक्रिया हुई हमारे स्पाइनल के द्वारा हुई, मेरुरज्जु के द्वारा हुई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलेंगे, मेरुरज्जु प्रतिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, पलक का झपकना, ठीक है, क्या है, पलक का झपकना। जैसे कि तेज़ लाइट हो जाती है कभी, जैसे कि सन जो है कभी तेज़ चमकने लगता है हमारे आँखों के सामने, तो हम लोग अपनी आँखों क्या कर लेते हैं, जेन्युइन सी बात है, हम लोग अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। आप लोग ने कभी ये महसूस किया होगा, कई बार महसूस किया होगा अपने घरों में, ठीक है, कई बार महसूस किया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। जैसे ही लाइट हमारे आँखों पर पड़ा, हम लोग अपने आँखों को बंद कर लिए, ठीक है। या फिर हम लोग किसी डार्क स्थान पर गए, डार्क रूम में, तो हम लोग अपने आँखों की पुतलियों क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अधिक रोशनी उसमें जा पाए, ताकि हम लोग किसी वस्तु को प्रॉपर तरीके से देख सके, खास तरीके से अच्छी तरह से देख सके, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग तेज प्रकाश में आते हैं, ठीक है, मतलब कि जहाँ रोशनी हो, तो वहाँ पर हमारी आँखों की पुतलियाँ होती है, देखते होंगे कि छोटी हो जाती होगी, आप लोग कभी महसूस किए होंगे। तो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी रोशनी जो होती है हमारे आँखों में जाने लगती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी जो ये पुतली होती है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है, पुपिल छोटी हो जाती है उस समय। तो आँखों में जो रोशनी होती है वो कम जाती है और हम लोग आसानी से उस वस्तु को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये जो प्रतिक्रिया की जा रही है, आप हमको बताइए कि किसके द्वारा हो रहा है, ब्रेन के द्वारा हो रहा है कि स्पाइनल के द्वारा हो रहा है। तो आप बोलेंगे नहीं सर, स्पाइनल के द्वारा क्यों होगी, ये तो ब्रेन के द्वारा होगी, क्योंकि सर मौजूद है और सर में हमारे क्रेनियल तंत्रिका मौजूद होती है, जो कि हमारे सर को कंट्रोल करती है, पूरे सिर को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो सिर में हमारा आँख, कान, नाक जो भी मौजूद है, मुंह, तो इस सब को कंट्रोल वहीं करती है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिफ्लेक्सेस है इसको बोलेंगे सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, क्योंकि हमारे ये जो अंग है पूरे हमारे सिर में मौजूद हैं और इसको हमारा सेरिब्रल जो है वो कंट्रोल करता है, इसलिए सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस को बोलेंगे। यानी कि ये हमारे प्रमस्तिष्क प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, प्रमस्तिष्क प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में हो रही है, ठीक है, मस्तिष्क में हो रही है, मस्तिष्क के द्वारा हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क प्रतिक्रिया बोलेंगे। तो समझ पाएँ कि ये किसका एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल। लेकिन बोले कि सब किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं हमारे प्रतिवर्ती क्रिया के लिए, ठीक है। समझ पाए आप लोग, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब आइए हम इसको डायग्राम के मदद से समझेंगे, ठीक है, डायग्राम को बनाकर उससे समझेंगे कि एक्चुअली ये एक्शन कहाँ से कैसे होता है, ठीक है। तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए रिफ्लेक्स एक्शन को यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअली ये होता कैसे है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और जो रिले न्यूरॉन होते हैं कहाँ मौजूद होते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हॉट प्लेट है, गर्म वस्तु कहें इसको। तो इसको जब हम लोग छूते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर हीट महसूस होता है, ठीक है, छूते हैं तो क्या होता है, हमें हीट महसूस होता है। और उस हीट को मैसेज के रूप में कौन धारण करता है, कौन ग्रहण करता है, तो देखिए यहाँ पर होता है, ये जो दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या है, आपका सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन जो है कहाँ तक गया है, हमारे मेरुरज्जु के पास गया है और मेरुरज्जु के पास एक रिले न्यूरॉन भी है, देख पा रहे हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन
और ये रिले न्यूरॉन, यहीं पर रिले न्यूरॉन मौजूद होता है। उसके बाद अब जब यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, सेंसरी न्यूरॉन जब मेरुरज्जु तक पहुँच गया, अब वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस होगा मेरुरज्जु के पास, और उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ से, तो उस इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन के द्वारा, जहाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ग्रीन वाला जो है यहाँ से मोटर न्यूरॉन जो है यहाँ पर रिले न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को जब प्रोसेस हो गया तो इंस्ट्रक्शन के रूप में यानी कि आदेश के रूप में वो कहाँ तक लाता है, हमारे यहाँ मसल्स तक, इफेक्टर्स तक लाता है। ठीक है, और इफेक्टर्स जो हमारे मसल्स को क्या करता है, पुश करता है। ठीक है, बोन्स को पुश करता है, धक्का देता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस गर्म वस्तु को छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसको टच किया था तो हमें गर्म महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गया कि गर्म है तो हम इसको क्या किए, अचानक ही छोड़ दिए, बहुत तेज गति से। ठीक है, ये सब जो एक्शन होता है बहुत तेज गति से होता है, और इसी एक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। लेकिन एक बात और है, ये किस प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है, या ये सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन है, या फिर बोलें कि ये स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है, तो जी हाँ, ये सेरिब्रल नहीं, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है, क्योंकि स्पाइनल कोड के द्वारा ये रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रोसेस हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि देखिए स्टिमुलस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हीट। ठीक है, स्टिमुलस यहाँ पर हीट हुआ, वो ग्राही के माध्यम से ग्रहण कर लिया गया। ठीक है, और यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन जो यहाँ पर लगा हुआ है, उस सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ आया, मेरुरज्जु तक। ठीक है, ये हमारा हुआ सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि संवेदी न्यूरॉन, और ये हुआ हमारा कौन, मोटर न्यूरॉन। तो कैसे प्रोसेस करता है आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि बता रहे हैं, यहाँ पर स्टिमुलस हुआ जो कि ये है हीट। ठीक है, और यहाँ से हमारे रिसेप्टर जो लगे होते हैं हाथों में, वो इसको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, और उससे सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से कहाँ तक जाएगा, तो मेरुरज्जु तक जाएगा। मेरुरज्जु से जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वहाँ से इंस्ट्रक्शन को लाएंगे कहाँ, तो इफेक्टर के पास लाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा ये है, ये हमारा इफेक्टर है, यहाँ पर लाएंगे, और इस माध्यम से हम लोग किसी भी स्टिमुली का अचानक और तेज गति से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, और इस जो एक्शन है, इस एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एक्शन को हम लोग बोलेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, क्योंकि ये स्पाइनल कोड के माध्यम से होता है। अब आइए इसको समझते हैं, इस डायग्राम को, कि ये डायग्राम एक्चुअली करता क्या है और क्या बता रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इकाई, कुछ देख रहे हैं कि ये दो तरह का आई है, मतलब कि एक कुछ अलग लग रहा है और दूसरा कुछ अलग लग रहा है। देखिए समझते हैं, दो केस में है। तो पहला केस क्या है कि जब ब्राइट लाइट नहीं हो, ठीक है, डिम लाइट, यानी कि कहीं हम लोग अंधेरे घर में हो, अंधेरे स्थान पर हो, ठीक है, जहाँ पर लाइट की कमी हो, तो उस समय क्या होता है कि हमारे जो पुपिल होता है आँखों की, ठीक है, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ा हो गया है। ठीक, समझ रहे हैं बात को, तो बड़ा हो गया है। तो क्यों बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, देखिए अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग को क्या हुआ, जैसे ही हम लोग को ब्राइट लाइट महसूस हुआ, ठीक है, अभी बड़ा है, मान लीजिए कि हम किसी अंधेरे रूम में, तभी हमारा लाइट जो बड़ा है, आँख की जो पुपिल है वो बड़ा है, तो उस समय क्या होगा, ब्राइट लाइट हमारी आंखों में यदि अचानक बॉल जल जाता है, ठीक है, अचानक प्रकाश आती है, तो ब्राइट लाइट स्टिमुली होगा वहाँ पर। ठीक है, जो हमारे आंखों पर पड़ेगा ब्राइट लाइट स्टिमुली होगा, यानी प्रकाश स्टिमुली होगा। और रिसेप्टर्स जो लगे होते हैं आंखों में, ठीक है, आई में जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो क्या करेंगे, उस लाइट को ग्रहण करेंगे मैसेज के तौर पर। ठीक है, अब वो लाइट कहाँ से कैसे मूव करेगी वो देखिए। तो सेंसरी न्यूरॉन, जी हाँ, सेंसरी न्यूरॉन वो लाइट को ग्रहण करेगी, उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेगी और उसको मूव भी कराएगी, और कहाँ तक ले जाएगी, तो मस्तिष्क तक। कहाँ तक, मस्तिष्क तक ले जाएगी। और मस्तिष्क से जब वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, तो उसको इंस्ट्रक्शन मस्तिष्क क्या करेगा, देगा। ठीक है, किसको देगा, तो मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को लाएगा, कहाँ लाएगा, तो प्रभावित अंग। प्रभावित अंग अब कौन है आपका, तो आँख के मसल्स। ठीक है, कौन है, सर्कुलर मसल ऑफ इरिस, जो कि आँख का एक प्रभावित अंग है जो आपकी आंखों तक लगा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। किस प्रकार का रिस्पॉन्स करेगा, यदि आपको तेज लाइट यदि आपकी आंखों पर पड़ती है तो आप किस प्रकार का रिस्पॉन्स करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। ठीक है, या फिर अपनी आंखों की पुतली को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, छोटा एक्चुअली आप करते नहीं है, वो अपने आप ही छोटा हो जाता है। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुपिल श्रिंक, तो आपका पुपिल क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ सेकेंड में, यहाँ के पुपिल क्या हुआ, सिकुड़ गया। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जो ये एक्शन हुआ, अब बताइए मुझे कि ये एक्शन किस प्रकार का एक्शन है, किस प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है, स्पाइनल है या सेरिब्रल है, बताइए। तो जी हाँ, ये स्पाइनल नहीं, ये सेरिब्रल एक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ब्रेन है वो वर्क कर रहा है। ये ब्रेन के पास मौजूद है हमारी आई,
क्योंकि ये हेड में पूरी तरह से मौजूद होता है और हेड में ही हमारा ब्रेन और जो ऑर्गन है आई, ईयर, नोज़, माउथ, ये सब मौजूद है। तो यहाँ पर भी जिस प्रकार का एक्शन होगा हमारे ऑर्गन के द्वारा सिर में जो मौजूद हैं, तो उनके द्वारा जो भी एक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेरेब्रल बोलेंगे जी, प्रमस्तिष्क प्रतिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से और इस डायग्राम के माध्यम से प्रतिवर्ती क्रिया को एकदम क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, अब कोई दूसरा वे नहीं है मुझे समझाने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया वे है जिससे आप समझ सकते हैं इस प्रतिवर्ती क्रिया को। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम समझते हैं प्रतिवर्ती चाप कि प्रतिवर्ती चाप एक्चुअली होता क्या है। ओके, समझ पा रहे हैं? यानी कि रिफ्लेक्स आर्क बोले तो इंग्लिश में रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो कह रहा है कि वह मार्ग, वह रास्ता जिसके फलस्वरूप विद्युत आवेग द्वारा यात्रा कर, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया किया जाता हो। यानी कि जिस मार्ग पर, ठीक है, विद्युत आवेग यात्रा कर प्रतिवर्ती क्रिया को करता हो तो उसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखे होंगे, अभी तुरंत मैंने बताया, वहाँ पर क्या था कि इन्फॉर्मेशन जो है कैप्चर किया जाता था रिसेप्टर के द्वारा, जो स्टिमुली के द्वारा, स्टिमुली जो आती थी उसके द्वारा रिसेप्टर क्या कर रहा था? उसको कैप्चर कर रहा था और सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा उसे कैरी करते हुए मोटर न्यूरॉन द्वारा फिर वापस लाता था इंस्ट्रक्शन को। तो जो पथ था, जिस पथ पर कार्य हो रहा था, जिस पथ पर स्टिमुली का प्रतिक्रिया हो रहा था, उसी पथ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसी पथ को बोलेंगे प्रतिवर्ती चाप। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग उस बात को। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पीएनएस का निर्माण हम लोग समझ चुके हैं कि पीएनएस का निर्माण कैसे होता है। आप बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं सर? हम पढ़े हैं कि क्रैनियल, स्पाइनल और विसर्न नर्व से होता है। ठीक है, होता है। तो अब हम लोग समझना है कि अब हम लोग समझ चुके हैं ये भी कि इसमें कौन से एक्शन होते हैं। तो इसमें दो तरह के एक्शन होते हैं, एक होता है स्पाइनल द्वारा, एक होता है ब्रेन द्वारा, मस्तिष्क द्वारा। ठीक है, लेकिन अब समझने को जो एक्शन होते हैं वो ऐच्छिक होते हैं कि अनैच्छिक होते हैं? कौन से एक्शन ऐच्छिक होते हैं, कौन से एक्शन अनैच्छिक होते हैं, तो उसे समझना हम लोग को। देखिए, पीएनएस में पहले हम लोग पढ़ेंगे ऐच्छिक, उसके बाद पढ़ेंगे अनैच्छिक। ऐच्छिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोमैटिक या वॉलंटरी, ठीक है, और अनैच्छिक जिसको ऑटोनोमिक या इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा तंत्रिक तंत्र जो कि ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता हो और वैसा तंत्रिका तंत्र जो कि अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अनैच्छिक क्रिया जो है आगे जाकर दो भागों में बढ़ चुकी है। पहला कि सिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपी, और दूसरा पैरासिम्पैथिक जो कि परानुकंपी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि वॉलंटरी या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये होता क्या है, इसके अंतर्गत होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए, तो कह रहा है कि वैसा क्रिया जो मस्तिष्क के द्वारा सोच समझकर किया जाता हो। ठीक है, जिसमें हमारे ब्रेन का कार्य करना आवश्यक हो, ब्रेन का कंट्रोल हमारे ऊपर आवश्यक हो, तो वैसे क्रिया को क्या बोलेंगे? ऐच्छिक क्रिया बोलेंगे। लेकिन ये क्रिया जिस तंत्रिका के तंत्र के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है, वैसे तंत्रिका तंत्र को क्या बोलेंगे? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र या वॉलंटरी या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है पत्र लिखना, नाचना, साइकिल चलाना, फुटबॉल मारना, कुर्सी पर बैठना। ये सब एग्जाम्पल से तो आप वाकिफ होंगे। क्या आप ऐसा कहेंगे कि इसमें ब्रेन का होना आवश्यक नहीं है? क्या यदि ब्रेन नहीं हो तो आप पत्र को लिख पाएंगे? क्या यदि ब्रेन न हो तो आप सही स्टेप में नाच पाएंगे? क्या यदि ब्रेन आपका काम ना करे तो साइकिल सीधे सही तरीके से चला सकेंगे? क्या यदि ब्रेन ना हो तो आप फुटबॉल मार सकते हैं या कुर्सी पर बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, तो यही उसका एग्जाम्पल है ऐच्छिक क्रिया का, जिस पर हम अपने मर्जी के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ऐच्छिक क्रिया जिसमें हमारे मस्तिष्क का होना आवश्यक है, हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल आवश्यक है, तो उसे ऐच्छिक क्रिया कहेंगे, और जिसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, समझ पाए? क्लियर हो गया? ठीक, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि यदि आपको स्कूल जाना है तो उस समय आपका रफ्तार क्या हो? धीमा हो। तो सब बच्चे सोचते हैं कि हम स्कूल समय पहुँच जाए वरना पनिशमेंट मिलेगी। तो अचानक आप अपने वॉच को देखते हैं
तो आपको पता चलता है कि अरे समय तो बहुत कम बचा है और स्कूल जाने में बहुत अभी डिस्टेंस तय करनी है, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? सपोज दैट, सोचिए आप क्या थिंक। तो सर उस समय मैं तेज़ दौड़ूंगा, जाहिर सी बात है, जो रफ्तार से मैं चल रहा था उसमें अपने रफ्तार में क्या करूँगा? वृद्धि करूँगा, ठीक है। तो सोचिए उस समय क्या होता है। देखिए, जैसे ही आप अपने वॉच को देखते हैं आँखों से, तो जो आँखों में ग्राही लगे होती है वो क्या करती है? मैसेज को, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा हमारे ब्रेन तक ले जाती है, ठीक है, कहाँ? मस्तिष्क तक ले जाती है, और मस्तिष्क में वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसके प्रति, उस उद्दीपन के प्रति एक उपयुक्त रूप से हमें एक क्या होता है? आदेश दिया जाता है, जो कि उपयुक्त होता है। हम उस उपयुक्त कार्य करके, ठीक है, उस घटना से, उस सिचुएशन से बच सकते हो, ठीक है। तो वो घटना क्या होती है, उस सिचुएशन क्या होता है, ठीक है, तो वो सिचुएशन होता है हमारे लेट होने वाली, और लेट वाली होने वाली सिचुएशन के लिए हमें उपयुक्त आदेश क्या मिलता है? तो सोचिए, तो वो उपयुक्त आदेश हमारे पैर के मसल्स के पास जाता है, ठीक है। वो उपयुक्त मैसेज जो होता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा हमारे पैर के मसल्स के पास, यानी कि इफेक्टर्स के पास जाता है, और इस प्रकार हमारा इफेक्टर्स जो होता है हमारे बोन को क्या करता है? पुश करता है, और हम तेज़ गति में मूवमेंट करने लगते हैं। यानी कि जो हम पहले स्लो गति से मूवमेंट कर रहे थे, तो अब फास्ट मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके वजह से हम स्कूल समय पर पहुंच जाते हैं। तो समझ गए आप लोग कि कैसे हमारा ब्रेन जो होता है उस समय कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी होता है उसका, वरना हम उस कार्य को, ऐच्छिक कार्य को नहीं कर पाते। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि अपने बुद्धिमत्ता के कंट्रोल से हम उस कार्य को अपने इच्छा अनुसार कर पाएँ। समझ गए? अब हम लोग देखेंगे अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो ये क्या कहता है, जरा देखिएगा। तो कह रहा है कि अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र पीनस का वह भाग है जिसमें अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों से जुड़ी हुई होती है। समझ रहे हैं? आंतरिक अंगों से, शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों से अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका जुड़ी हुई होती है। समझ रहे हैं? और आगे कह रहा है कि और बिना मस्तिष्क के नियंत्रण के बिना, ठीक है, उसमें मस्तिष्क जो होता है नियंत्रण नहीं करता है, और उसके नियंत्रण के बिना हम स्वतंत्र रूप से कार्य को करते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें मस्तिष्क का नो एंट्री हो, उसमें मस्तिष्क प्रवेश न करता, मतलब मस्तिष्क का उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से स्वयं ही हो जाता हो, तो वैसे क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और जिस तंत्रिका तंत्र द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है वो तंत्रिका को अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र, यानी कि ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। समझ गए? ठीक है, जरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल कह रहे हैं कि हृदय, फेफड़ा, आहार नली, वृक्क, मूत्राशय, ग्रंथियाँ, श्वसन, पसीना, आँखों की पुतली का आकार आदि। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे शरीर के आंतरिक है ना, आंतरिक ऑर्गन है ना, आंतरिक अंग। तो इन्हीं से अनैच्छिक तंत्रिका जुड़ी हुई होती है, जिससे कि हम लोग अनैच्छिक क्रियाओं को कर पाते हैं। समझ गए? तो आइए अब पढ़ते हैं हम अनुकंपी और पैरानुकंपी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अनुकंपी जो होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है? गंभीर परिस्थितियों में काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? उस जो कार्य किया गया जो डिसबैलेंस उससे होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी डिसबैलेंस होता है उसको बैलेंस करता है ये, और ये गंभीर परिस्थितियों में काम करता है। तो आइए देखते हैं एक पॉइंट को, इसको, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका कि आंखों की पुतलियों को फैलाना, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है कि आंखों की पुतलियों को फैलाता है। ये क्या करता है? आंखों की पुतलियों को सिकुड़ता है। ये फैलाने काम करता है तो ये सिकुड़ने काम करता है। तो बैलेंस हो रहा है ना, देख रहे हैं। गंभीर परिस्थितियों में कभी काम किया। गंभीर परिस्थिति कौन सी? जैसे कि आप किसी अंधेरे रूम में हैं, डार्क रूम में, जहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस समय आपकी आंखों की पुतली क्या होगी? बढ़ेगी। उसको कौन बढ़ाएगा? तो ये बढ़ाएगा, और ये बढ़ाएगा तो डिसबैलेंस हुआ आपके शरीर में, और उसको बैलेंस कौन करेगा? तो ये बैलेंस करेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये हृदय के स्पंदन को बढ़ाना है, कि हृदय का जो हार्ट बीट है उसको बढ़ाना है, ठीक है। जब हृदय का हार्ट बीट को ये बढ़ा देता है तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो हृदय के स्पंदन को घटाना ये करता है, उसको हटाता है। तो इस प्रकार से बैलेंस होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि श्वसन दर को तेज करना, जो हमारे सांस लेने का दर है उसको तेज करना। तेज करने का काम कौन करता है?
तो अनुकंपी, और श्वसन दर को धीमा करने का कार्य कौन करता है, तो परानुकंपी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है, रक्त दाब को बढ़ाना। ये क्या करता है, हमें रक्त दाब को जो है बढ़ाता है, रक्त दाब जो पंपिंग होता है उसको बढ़ाता है, उसकी दर को, रक्त दाब को घटाना है, ये रक्त दाब को घटाता है। आगे क्या है, बाल यानी कि रोंगटे को खड़ा होना। जो हमारे शरीर पर जो बाल होते हैं ये कभी खड़े हो जाते हैं, कभी डर लगता है हमें, बहुत भयानक डर लग जाता है तो कभी रोंगटे खड़े होते हैं हमारे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा। ये क्या करेगा, बाल के रोंगटे की समान स्थिति में करना, यानी पहले जो रोंगटे सोए हुए थे, ठीक है, फिर से वैसे करना, फिर समान रूप में करना। आगे क्या कर रहा है कि आरबीसी की संख्या को बढ़ाना है। ये आरबीसी की संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है, ये आरबीसी की संख्या को घटा देता है। आगे क्या है, आहार नाल की क्रमकुंचन को कम करना, यानी कि पेरिस्टालसिस। आहार नाल, जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा जो नली होती है उसमें भोजन क्या होता है कि हमारा आहार नाल जो होता है, जो रस्सी नुमा जो नली होती है वो सिकुड़ती है और फिर क्या होती है, फूलती है, सिकुड़ती है, फूलती है। तो जो उसका क्रमकुंचन का दर है उसी क्रमकुंचन बोलते हैं। तो उस क्रमकुंचन का दर को क्या करता है, ये कम करता है, यानी कि उस भोजन जो है धीरे धीरे अब सरकेगा। ठीक है, और मतलब नीचे की ओर जाएगा धीरे धीरे भोजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आहार नाल क्रमकुंचन को बढ़ाने के भोजन जो है इसमें जल्दी नीचे की ओर जाने लगता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मैंने बताया है आप लोग को पहले ही बताया चुका हूँ। और ये कह रहा है कि भय, पीड़ा तथा क्रोध की स्थितियों को उत्पन्न करना है। ये भय, पीड़ा और क्रोध की स्थितियों को उत्पन्न करता है। और ये क्या करता है, यह आराम एवं सुख की स्थितियाँ उत्पन्न करता है। यानी कि अब आपको डर लगा तो आपको अच्छा नहीं फील हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, उससे डर को दूर करता है, आपको रिलैक्स फील कराता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहा है कि लार की स्त्रावण को क्या करता है कि कम करने काम करता है। ये स्त्रावण, जो लार का स्त्रावण होता है अपने मुंह में, उसकी स्त्रावणता मतलब क्या होता है, निकलता है जो लार, उसकी स्त्रावण को कम करता है। और ये क्या करता है कि लार की स्त्रावण को बढ़ाता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में क्या, मुंह में जो लार की स्त्रावणता होती है, जो लार निकलता है हमारे शरीर में, अधिक मात्रा में निकलता है तो उसको कंट्रोल करता है, कम मात्रा में निकलता है तो उसको बढ़ाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट थी जो कि अनुकंपी और परानुकंपी की थी। ये गंभीर परिस्थितियों में कार्य करता है तो ये इसको बैलेंस करता है। इस प्रकार से आपके पॉइंट ये जो कि क्लियर हो चुके हैं। आई होप कि आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा और ये डिटेल रहा आपका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद कि आप